सच कहें तो इंसान की कोई कीमत नहीं होती है, बल्कि कीमत तो उसके पैसे की होती है। वैसे तो नक्श को पार्टी में जाने के लिए बहुत देरी हो रही थी, लेकिन चित्रा के ऑर्डर को नक्श भला कैसे इग्नोर कर सकता था। तुरंत ही नक्श चित्रा के सामने जाकर खड़ा हो गया और चित्रा के बोलने का इंतजार करने लगा। हालांकि नक्श के अंदर एक गहरा बदलाव आ गया था और अब उसे किसी के भी ऑर्डर को पूरा करने या सुनने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन नक्श अपने अंदर आए इस बदलाव की भनक भी चित्रा को नहीं लगने देना चाहता था। नक्श, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारा अनिका का हॉस्पिटल में एक चेकअप करवाया था? उसकी रिपोर्ट्स आ गई है। अच्छा? और हर बार की तरह इस बार भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम दोनों के बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे तुम एक सच सच बताओ कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी को कोई दिक्कत है या तुम्हारे खानदान में किसी के बॉडी में कुछ हो? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम? चित्रा की बात सुनकर नक्श का चेहरा शर्म से झुक गया। ऐसे कैसे चित्रा उसके परिवार वालों पर बेवजह शक कर सकती थी। लेकिन अपने गुस्से को संभालते हुए नक्श ने शालीन अंदाज में कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे परिवार में किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई बीमारी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे तो पता होता ना, और ना ही मैंने ऐसा कुछ सुना है। नक्श ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बात सामने रखी, लेकिन चित्रा ने उसकी बातों को इस तरह हवा में उड़ाया जैसे मानो वो झूठ बोल रहा हो। ठीक है, तो एक काम करो, तुम अपने माँ बाप को लेकर हॉस्पिटल जाओ और उनकी चेकअप कराओ। फुल बॉडी की करवाना, जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगी। क्या है ना, ऐसे सारे मामले में ना ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। चित्रा के बोलने के अंदाज से ऐसा लगा जैसे मानो सच में नक्श के माँ बाप को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। इस बारे में नक्श के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, और अगर वो कहता भी तो क्या कहता। कुछ देर तक उन दोनों के बीच खामोशी बनी रही। नहीं, जब उन्हें कोई बीमारी नहीं है तो उनके चेकअप की भी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता कि खामखा आप भी अपने पैसे यूं बेफजूली वेस्ट करें। और आप ही सोचिए ना, मेरे माँ बाप का इस उम्र में अस्पताल जाना कहाँ की समझदारी है? जैसे कि उनको हॉस्पिटल में कोई खा जाएगा। अरे भाई, इतने बड़े हॉस्पिटल में चेकअप कराना उनके किस्मत की बात है, समझे? और वैसे भी उनके लिए अच्छा ही रहेगा। वैसे मुझे भी एक काम है, अनिका आएगी तो हमें एक गैदरिंग के लिए जाना है। अच्छे से तैयार हो जाना, वहां मुझे किसी से कोई एक बात भी नहीं सुननी पड़े। हाँ, जहां होशियारी दिखानी चाहिए वहां तो दिखाता नहीं, पड़ा आया मुझे सिखाने। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी और अनिका दोनों की ही बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है तो इस बार भी प्रोसेस फेल क्यों हो गया। पिछले 1.5 सालों से लगातार नक्श और अनिका आईवीएफ के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनका प्रोसेस फेल हो जाता है। इस बार भी रिजल्ट्स फेल आए। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। ऐसे में क्या चित्रा का उसके परिवार वालों पर बेबुनियाद आरोप लगाना सही है? क्या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी ऐसा कुछ होता है? लेकिन असल बात तो ये थी कि अनिका उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देती थी। 2 सालों में शायद ही नक्श उसके पास भी कभी बैठा हो। शादी को इतना वक्त हो गया था, लेकिन उसके परिवार वालों को अभी भी अनिका से कोई खुशखबरी सुनने नहीं मिली थी। अभी तक तो किसी ने भी चित्रा या अनिका से इस बारे में नहीं पूछा था, लेकिन टाइम निकलने के साथ साथ लोगों का शक बढ़ता जा रहा था, और यही वजह थी कि इतना सब खेल खेलने की जरूरत पड़ी। चित्रा तो वहां से चली गई थी, लेकिन नक्श के दिमाग में अभी भी उसकी ही बातें चल रही थी। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी और अनिका दोनों की ही बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है तो इस बार भी प्रोसेस फेल क्यों हो गया। हालांकि डॉक्टर ने खुद चित्रा और अनिका से कहा था कि अगर वो नॉर्मल प्रोसेस से बच्चा करने का ट्राई करे तो बिना किसी परेशानी के वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अनिका नक्श को अपने लायक नहीं समझती थी और ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि नक्श उसे टच भी करे। भला अब इसमें गलती नक्श की कैसे हुई? लेकिन जब इस बार भी वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो बेचारे नक्श को आरोपी बना दिया गया। यहाँ तक कि चित्रा
नक्श के परिवार वालों पर ही शक करने लगी। नक्श जानता था कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वो मजबूर था। अनिका के पिताजी की इज्जत करने के नाते नक्श ने हमेशा खामोश रहना ही ठीक समझा था। नक्श ने डिसाइड किया कि उसे अभी के लिए इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए। अभी उसके सामने उसके पुराने क्लासमेट्स की रियूनियन पार्टी थी, जहां उसके सारे पुराने दोस्त आने वाले थे। कम से कम वहां जाकर उसे कुछ तो अच्छा फील होगा, और वहां जाने के लिए उसे एकदम नाइसली ड्रेस्ड होना जरूरी है। नक्श ने मुंह हाथ धोए और चकाचक कपड़े पहनकर घर से बाहर निकला। नक्श के पास अपनी खुद की कोई कार नहीं थी, ले देकर उसके पास अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर था। अपने स्कूटर को कार समझकर नक्श सीधे होटल प्राइम स्टार की तरफ निकल पड़ा था। और आज नक्श के क्लासमेट्स की रियूनियन पार्टी भी यही होने वाली थी। ब्लैक कलर का सूट पहने नक्श अपने पुराने स्कूटर पर होटल पहुंचा। वहां खड़े होटल स्टाफ कंफ्यूज्ड हो गए। सूट पहनकर कोई इंसान अपने खटारा स्कूटर लेकर कैसे आ सकता है? हालांकि होटल के स्टाफ ने कुछ कहा नहीं, लेकिन नक्श को देखकर वो मन ही मन हंस रहे थे। नक्श मिरर में अपनी शक्ल देखने लगा। अभी नक्श होटल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। ओए नक्श, रुक जा भाई, मेरा भी इंतजार कर ले। उस लड़के को देखते ही खुशी से झूमते हुए नक्श ने चिल्लाते हुए कहा, अरे हर्ष! नक्श खुश हो गया और उसकी खुशी साफ बता रही थी जैसे उसने कई दिन बाद अपने दोस्त को देखा था। हर्ष नक्श का ही क्लासमेट था और स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन था। लंबा और हैंडसम होने के कारण लड़कियों में उसके खूब चर्चे रहते थे। यहाँ तक कि बड़ी क्लास की लड़कियां भी उसे दोस्त बनाना चाहती थी। उसकी दीवानगी की कोई कमी नहीं थी। अभी भी उसके पीछे कई लड़कियां पड़ी थी, लेकिन हर्ष हर किसी को घास नहीं डालता था। अरे वाह, तेरी गाड़ी है? हाँ यार, अरे कमाल है, तेरे बालों के साथ ये गाड़ी भी बड़ी हो गई। काफी महंगी होगी ना? नहीं यार, सिर्फ 50 लाख की है। बस 50 लाख? चलना यार, तू छोड़ना, चल अंदर चल। अपनी अमीरी का दिखावा करने के बाद हर्ष ने अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमाई। तभी उसकी नजर साइड में खड़े पुराने से स्कूटर पर पड़ी। नक्श, हाँ? तू यहाँ किसमें आया? अरे किसमें क्या आया है ब्रो? अपनी हवाई स्कूटर में आया हूँ। अभी सर्विस कराई है, मस्त हवा में चलती है। टेस्ट ड्राइव ले, चाबी भी लगी हुई है। हाँ ना? कभी और यार, कभी और। तू सच में बिल्कुल नहीं पता। चल 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 अंदर चल, वेट कर रहे होंगे यार। चल। गाड़ी लगा देना प्लीज। आना। जैसे ही नक्श और हर्ष अंदर पार्टी हॉल में पहुंचे, वैसे ही सारे जूनियर्स ने हर्ष को घेर लिया और ग्रीट करने लगे। इस दौरान हर्ष ने नक्श को कब साइड में कर दिया, नक्श को पता ही नहीं चला। ये देखकर एक पल के लिए नक्श को काफी बुरा लगा, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद के साथ अपने दोस्तों से मिलने आया था। निराश होकर उसने मन ही मन सोचा कि उसके लिए तो एक कोना ही ठीक है, और फिर वो कोने में रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। कुछ देर तक नक्श ने अपने आप को मन ही मन कोसा कि वो यहाँ क्या लेने आया है, लेकिन फिर जब वहाँ बैठे बैठे बाकी लोगों को देखा तो मन ही मन सोचा कि यहाँ मौजूद जितने भी लोग एक दूसरे की वाहवाही कर रहे हैं, ये बस एक दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। कम से कम नक्श के साथ जो हुआ वो एक सच्चाई तो थी। अगर इंसान अपनी जिंदगी में बेबस और लाचार हो जाए तो दुनिया उसके साथ कैसा सलूक करती है, ये बात नक्श अच्छी तरह से जानता था। नक्श अभी ये सब कुछ नोटिस कर ही रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी और उसने देखा कि उसके दादाजी का मैसेज आया है। अब इसे टोकन ऑफ लव कहें या फिर भानुशाली ग्रुप को नक्श की जरूरत। नक्श के एग्रीमेंट लेटर के हिसाब से भानुशाली ग्रुप को 24 घंटों के अंदर नक्श के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डालने थे, वरना नक्श और भानुशाली ग्रुप के बीच का एग्रीमेंट फेल हो जाता। नक्श के अकाउंट में वो पैसा भी आ गया था। ये देखते ही नक्श ने एक बार फिर से उन लोगों की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, सच कहें तो इंसान की कोई कीमत नहीं होती, बल्कि कीमत तो उसके पैसे की होती है। सभी चीजों पर गौर करते हुए नक्श की नजर अचानक से शिवानी पर पड़ी। अगर हर्ष ने नक्श के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो शायद वो शिवानी से दूर ही रहने की कोशिश करता, लेकिन बाकी लोगों के बर्ताव की वजह से अब वो उस पार्टी में मौजूद सभी लोगों का टेस्ट लेना चाहता था। देखना चाहता था कि आखिर इनमें से कौन सच्चा है और कौन बेईमान है। तभी नक्श बार काउंटर की तरफ चला गया और धीरे धीरे शिवानी की तरफ बढ़ने लगा।
जैसे ही वो शिवानी के पास पहुंचा, उसने वो वाइन का गिलास शिवानी की तरफ बढ़ाते हुए बोला। शिवानी, शिवानी ने नक्श की तरफ देखा कि तभी उसकी एक फ्रेंड ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, हाय, हाउ आर यू? कैसी हो? हालचाल तो होते रहेंगे। अभी की लेटेस्ट न्यूज के बारे में पता है सबको? भाई साहब, हमारी शिवानी भानुशाली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। और सबको ये तो पता ही होगा कि भानुशाली कंपनी यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, हमारी शिवानी सुपरस्टार बन जाएगी। भानुशाली ग्रुप फिल्में भी प्रोड्यूस करते आए थे, न जाने कितनी हिट्स दे चुके थे। और अगर भानुशाली ग्रुप शिवानी को एज एन एक्टर मौका देने वाले हैं, तब तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि शिवानी का फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट होगा। सब लोगों को पता था कि शिवानी जहां जाने वाली है वो कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। ऊपर से शिवानी की खूबसूरती और उसका टैलेंट देखने के बाद उसका स्टार बनना तो तय था। क्या शिवानी भानुशाली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है? लेकिन उस कंपनी का होने वाला सीईओ तो उन्हीं के पास बैठा है। अब ये जानकर नक्श की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? क्या नक्श शिवानी को अपनी रियलिटी बताएगा या फिर वो शिवानी का भी टेस्ट लेगा और उसके बाद असली मजा चखाएगा? क्या इस पार्टी में सभी लोग नक्श का मजाक बनाने वाले थे? अगर ऐसा हुआ तो नक्श क्या करेगा? क्या इस पार्टी में कुछ ऐसा होगा जिससे नक्श किसी उलझन में फंस जाएगा? क्या नक्श अनिका की फैमिली गैदरिंग का हिस्सा नहीं बनेगा? उस रेयर डायमंड नेकलेस का क्या? आगे जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, ओनली ऑन पॉकेट FM।